अध्याय 27 प्राचीन से मध्यकाल की ओर। सामाजिक संकट और भूमि संबंधी परिवर्तन। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, उसका मूल कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। यह प्रथा कैसे आरंभ हुई? भूमि अनुदान के शासन पत्र बताते हैं कि दाताओं, मुख्यतः राजाओं को पुण्य प्राप्ति की कामना रहती थी और दान पाने वालों, मुख्यतः भिक्षुओं और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संसाधन की आवश्यकता रहती थी। परंतु वास्तव में यह प्रथा ऐसे गंभीर संकट के कारण चली जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मंडरा रहा था। वर्णमूलक समाज व्यवस्था वैश्य कहलाने वाले किसानों और शूद्र कहलाने वाले मजदूरों के उत्पादनात्मक कार्यकलापों पर टिकी थी। राजा के अधिकारी इन वैश्यों से जो कर वसूलते थे, उससे वे अपने अधिकारियों और श्रमिकों का वेतन चुकाते थे। पुरोहितों को दान दक्षिणा देते थे और भोग विलास की वस्तुएं वणिकों और बड़े बड़े शिल्पियों से खरीदते थे। लेकिन ईसा की तीसरी चौथी सदियों में आकर पुराणों में वर्णित कलियुग नामक संकट ने इस व्यवस्था को ग्रसित कर लिया। समकालीन पुराणों ने ऐसी अवस्था का वर्णन किया है जब वर्ण अपने अपने नियत कर्मों से विमुख होने लगे, निचले वर्ण उच्च वर्ण बनने और उनके कर्मों को अपनाने लगे, अर्थात वे कर चुकाना और सेवा कर्म करना अस्वीकार करने लगे। इससे वर्ण संकर उत्पन्न हुआ, अर्थात एक वर्ण दूसरे वर्ण में मिलने लगा। वर्ण भेद के बंधनों को तोड़ने का प्रयास होने लगा, क्योंकि उत्पादक वर्ग तरह तरह के करों और लगानों के बोझ से पीड़ित था और राजा उस वर्ग की रक्षा नहीं करता था। इस तरह की स्थिति को पुराणों में कलयुग के नाम से वर्णित किया गया है और पुराणों के जिन भागों में इसका चित्रण किया गया है, उनका समय तीसरी चौथी ईस्वी में रखा गया है। इस संकट से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए। मनुस्मृति, जो लगभग इसी समय की है, बताती है कि शूद्रों और वैश्यों को अपने अपने कर्मों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। इससे दमनात्मक कार्रवाई को प्रश्रय मिला होगा। लेकिन इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक अधिक कारगर कदम था पुरोहितों और अधिकारियों को वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान। इस प्रथा में यह सुविधा थी कि इससे राज प्रदत्त क्षेत्रों में करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान भोगियों के ऊपर चला जाता था। वे उद्दंड किसानों के साथ सीधा निपट सकते थे। इस प्रथा से खेती का नए क्षेत्रों में विस्तार करना भी संभव हुआ। साथ ही विजित जनजातीय क्षेत्रों में बसाए गए ब्राह्मण वहाँ के मूल वासियों को आसानी से यह शिक्षा दे सकें कि वर्ण व्यवस्था को मानें, राजा की आज्ञा का पालन करें और उसे कर चुकाएं। भूस्वामियों का उदय। भूमि अनुदान की प्रथा ईसा की 5वीं सदी से तेजी पकड़ती गई। इस प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों को सारे कर चुकाने की छूट के साथ भूमि दी जाती थी। गांवों से राजा जितने भी करों की उगाही करता था, उन सबों की उगाही का अधिकार ब्राह्मणों को मिल जाता था। इसके अलावा अनुदान ग्रामों में बसने वाले लोगों पर शासन करने का अधिकार भी दानग्राही पाते थे। सरकारी अधिकारियों और राजा के परिचरों को दान किए गए गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ईसा की 5वीं सदी तक चोरों को सजा देने का अधिकार राजा सामान्यतः अपने ही हाथ में रखता था, परंतु बाद में सभी प्रकार के अपराधियों को सजा देने का भी अधिकार दानग्राहियों को दिया जाने लगा। इस प्रकार दानग्राही ब्राह्मण किसानों और शिल्पियों से करों की वसूली करने के साथ साथ अपने गांवों में शांति व्यवस्था का काम भी करने लगे। ब्राह्मणों को दिया गया दान शाश्वत अर्थात सदा स्थायी होता था। अतः गुप्त काल के बाद से राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। मौर्य काल में कर का निर्धारण और वसूली राजा के कारिंदे करते थे और वही शांति व्यवस्था को देखते थे। परंतु भूमि अनुदानों के फलस्वरूप ऐसे ऐसे इलाके बन गए जो राजकीय नियंत्रण के परे थे। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा ने राज्य नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर दिया। मौर्य काल में छोटे से बड़े तक सभी अधिकारियों को वेतन सामान्यतः नगद चुकाया जाता था। यह प्रणाली कुषाणों के अमल में भी चलती रही, जिन्होंने भारी संख्या में तांबे और सोने के सिक्के जारी किए। यही प्रथा किसी न किसी तरह गुप्त काल में भी चलती गई, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं स्पष्टतः सेना और उच्च अधिकारियों को वेतन चुकाने के उद्देश्य से ढलवाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि 6ठी सदी में स्थिति बदल गई। उस सदी की स्मृतियों में कहा गया है कि वेतन के बदले भूमि दी जा सकती है। तदनुसार हर्षवर्धन के समय से अधिकारियों को वेतन भू राजस्व के रूप में दिया जाता रहा। राज्य की आय का चौथा हिस्सा उच्च अधिकारियों के वेतन भुगतान की मद में संचित किया जाने लगा। गवर्नरों या राज्य प्रतिनिधियों को तथा मंत्रियों, दंडनायकों और अधिकारियों को भूमि का कुछ भाग निजी भरण पोषण के लिए दिया जाता था। इन सबों के फलस्वरूप राज्य के प्रभुत्व क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। नई कृषि व्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ये भूस्वामी न खुद अपनी ज़मीन आबाद कर सकते थे और न ही कर की वसूली कर सकते थे। असल में खेती का काम उन किसानों या बटाईदारों को सौंपा जाता था जो ज़मीन से जुड़े तो थे, पर कानूनन वे उसके हकदार नहीं थे।
चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा है कि अधिकांश बौद्ध विहार अपने नौकर चाकर से खेती कराते थे। हुआनसांग ने शूद्रों को कृषक बतलाया है। इससे यह ज्ञात होता है कि शूद्र दासों या कृषि मजदूरों के रूप में खेती का काम करना छोड़ रहे थे। शायद उनका अस्थायी तौर पर जमीन पर कब्जा हो रहा था। ऐसा उत्तर भारत की पुरानी बस्तियों में हुआ होगा। जब जनजातीय इलाकों में गांव अनुदान में दिया जाता था, तब इस गांव के कृषक अनुदान लेने वाले व्यक्ति के हाथ सौंप दिए जाते थे। ये भूस्वामी सामान्यतः ब्राह्मण होते थे, क्योंकि 5वीं 6ठी सदियों से ही बड़े पैमाने पर गांव ब्राह्मणों को दान में दिए जाते रहे। 6ठी सदी से ही उड़ीसा, दक्कन आदि पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में बटाईदारों और किसानों से खास तौर से कहा जाता था कि वे दी गई भूमि पर कायम रहें। वहाँ से यह परिपाटी गंगा के मैदान में भी फैली। 7वीं सदी में गया और नालंदा के अभिलेख में शिल्पियों और किसानों से कहा गया है कि वे दान किए गए गाँवों को नहीं छोड़ें। अतः वे एक गांव को छोड़ दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे, लेकिन उसी गांव में रहकर वहां की सभी आवश्यकताओं यथासाध्य को पूरा किया करते थे। व्यापार का ह्रास और प्राचीन नगरों का पतन। ईसा की 6ठी सदी से व्यापार का ह्रास होने लगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार 3री सदी में ही समाप्त हो गया था तथा ईरान और बाइजेंटियम के साथ रेशम का व्यापार 6ठी सदी के मध्य में आकर बंद हो गया। भारत का चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कुछ कुछ व्यापार चलता था, परंतु इसका लाभ अरब लोगों के हाथ में चला जाता था, जो बिचौलियों के काम करते थे। इस्लाम के उदय होने के पूर्व काल में अरब लोगों ने वास्तव में भारत के निर्यात व्यापार को लगभग पूरा हथिया लिया था। 6ठी सदी के बाद लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय तक व्यापार पतनावस्था में रहा। इस बात का प्रबल प्रमाण है देश में स्वर्ण मुद्राओं का लगभग पूरा गायब हो जाना। इस अवधि में सिक्कों की कमी उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी दिखाई देती है। व्यापार के हाथ से नगरों के बुरे दिन आए। नगरों का उत्थान दक्कन, पश्चिम और उत्तर भारत में सातवाहनों और कुषाणों के राज्यकाल में हुआ। कुछ नगर गुप्त काल में तो फलते फूलते रहे, लेकिन गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के बहुत सारे पुराने वाणिज्य नगर उजाड़ हो गए। उत्खननों से पता चलता है कि हरियाणा और पूर्वी पंजाब के कई नगर पुराना किला, मथुरा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजघाट, चिरांद, वैशाली और पाटलिपुत्र गुप्त काल में ही पतनोन्मुख हो गए थे और गुप्तोत्तर काल में ही अधिकांश लुप्त हो गए। चीनी यात्री हुआनसांग ने बुद्ध के जीवन से संबद्ध कई पुण्य नगरों में भ्रमण किया तो देखा कि वे या तो उजाड़ हो गए या टूटे फूटे हैं। भारत के माल के लिए विदेशों में बहुत कम बाजार रह गया, इसलिए इन नगरों में रहने वाले शिल्पी और वणिक लोग देहात चले गए और वहाँ खेती करने लगे। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम बुनकरों की एक टोली पश्चिम समुद्र तट को छोड़कर मालवा के मंदसौर में आ बसी और वहाँ रेशम की बुनाई छोड़कर दूसरे पेशे को अपनाया। व्यापार और नगरों का ह्रास हो जाने पर गांव के लोगों को तेल, नमक, मसाला, कपड़ा आदि वस्तुओं के बारे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही करनी पड़ी। इससे उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयाँ उभरी। हर इकाई अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर लेती।